बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की इस्लामाबाद से गिरफ़्तारी हुई है, इस गिरफ़्तारी के हवाले से एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के हुक्म पर यह गिरफ़्तारी कैसे अमल में लाई गई और ये सारा मामला क्या था और निज़ाम के साथ किस तरीके से, सिस्टम के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया गया। सबसे पहले तो इस ख़बर की तफसीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी फिर आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मीडिया पर ये ख़बरें चली कि जो मेडिकल कॉलेज है सवाबी का, उसमें करप्शन का इल्ज़ाम है पीटीआई के रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पे। और इल्ज़ाम ये है कि मेडिकल कॉलेज के लिए जो तिबी आलात ख़रीदे गए उसकी ख़रीदारी में जो है वो करप्शन की गई है, यानी माल बनाया गया है, पैसा बनाया गया है। तो इस एलिगेशन पे या इन इल्ज़ामात पे असद कैसर के ख़िलाफ़ सवाबी में महकमा एंटी करप्शन KPK की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया। अच्छा, जब मुकदमा नाज़रीन दर्ज हुआ तो उसके बाद ये हुआ कि असद कैसर साहब को गिरफ्तारी का ख़दशा लाहक हुआ और जायज़ ख़दशा था। तो असद कैसर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाज़रीन असद कैसर साहब को 17 अगस्त को ज़मानत दी, या 17 जुलाई को दी ग़ालिबन, और 24 जुलाई तक यानी 7 दिन की असद कैसर साहब को मोहलत दी कि आप, क्योंकि असद कैसर साहब की पटिशन ये थी कि मुझे वक्त दिया जाए ताकि मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए और मैं जाके मुतलका जो मेरी अदालत है सवाबी की, महकमा एंटी करप्शन की, वहाँ पे जाके मैं पेश हो जाऊँगा। तो हाई कोर्ट ने बात मान ली असद कैसर साहब की। लेकिन उसके बाद हुआ नाज़रीन ये कि असद कैसर साहब वहाँ अदालत में पेश नहीं हुए। मुतलका अदालत ने असद कैसर साहब के वारंट निकाल दिए। उसके बाद ये हुआ कि असद कैसर साहब छुपते छुपाते एबटाबाद पहुँच गए। एबटाबाद की सेशन अदालत में जाके दरख्वास्त दायर कर दी और वहाँ से जाके एक और राहतदारी ज़मानत ली कि मुझे आप प्रोटेक्टिव बेल दें, मैं मुतलका अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता हूँ। यहाँ पे नाज़रीन सिस्टम का मजाक ये बनाया गया, पहले तो हाई कोर्ट से ज़मानत ले के असद कैसर साहब जो हैं वहाँ पे पेश नहीं हुए। अब एबटाबाद की अदालत से ज़मानत ली, अदालत ने ज़मानत दे दी और अदालत को नहीं बताया गया कि इससे पहले वो प्रोटेक्टिव बेल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी हासिल कर चुके हैं। लेकिन चलें, यहाँ पर ज़मानत मिल गई थी दूसरी मरतबा, तो दूसरी मरतबा चांस मिलने के बाद मौका दिया गया, तब भी असद कैसर साहब सवाबी की अदालत में पेश नहीं हुए। फिर असद कैसर साहब ने जो 10 दिन 12 दिन की एबटाबाद की अदालत ने मोहलत दी, उसके ख़त्म होने से पहले 3 दिन पहले ग़ालिबन 4 अगस्त को पेशावर हाई कोर्ट में ज़मानत की एप्लीकेशन दायर कर दी। और फिर नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट में जो एपिसोड हुआ वो अलग से कहानी है। 5 मुल्ज़मान थे, पाँचों की में से एक को पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से अरेस्ट किया गया और अदालत को कहा गया कि वो आपके साथ सरेंडर करने आ रहा था, अहाता अदालत से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो पेशावर हाई कोर्ट ने इस केस के जो पाँचों मुल्ज़मान थे, ना सिर्फ उनकी ज़मानतें एक्सेप्ट की, अबूरी ज़मानतें, और यहाँ तक कह दिया कि अब इनको किसी और केस में आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। और पूरी जो KPK की लोअर जुडिशरी है, जो मातहत अदलिया है, उनसे भी कह दिया गया कि किसी केस में असद कैसर को और उनके साथ शरीक मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर गिरफ्तार करना होगा तो पहले लोअर जुडिशरी से इजाज़त लेना पड़ेगी। ये जो नाज़रीन हाई कोर्ट ने फैसला दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने, यह फैसला KP हुकूमत ने नाज़रीन, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, ये फैसला नाज़रीन KP हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, अब सरदार तारिक मसूद साहब से याद आया कि काजी फाइसल साहब की मैंने थंबनेल पे तस्वीर लगाई है, तो हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, आज शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में नया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, जिसमें फैक्चुअल सिर्फ 10% बात थी और 90% वो ऐसा तबसरा कर रहे थे, इस बात पर क्रिटिसाइज़ कर रहे थे जिसका हकीकत के साथ ताल्लुक़ नहीं था। तो मुझे अगर वक्त मिला तो उस पर इस वीडियो लॉग में बात करूंगा, नहीं तो कल के भी लॉग में बात कर लेंगे।
तो सरदार तारिक मसूद साहब ने जब ये केस KP हुकूमत का अपने सामने, ज़ाहिर सी बात है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने लगाया, तो तारिक मसूद साहब ने जब केस को टेकअप किया तो शेर अफजल मरवत साहब भी कमरे अदालत में मौजूद थे। पहले तो शेर अफजल मरवत से पूछा सरदार तारिक साहब ने कि आपको तो नोटिस नहीं है, आप बगैर नोटिस के क्यों आ गए? आपको याद होगा कितना ववेला किया था जब नायब नवाज शरीफ के केस में बगैर नोटिस पे पेश हुआ था। तो ये नाज़रीन होता है, दूसरा फरीक पहले से पहुंचा होता है, जैसे यहाँ पे अब शेर अफजल मरवत साहब पहुंचे हुए थे, तो अदालत ने मरवत साहब से पूछा कि क्यों अपना सर पहले देना चाहते हैं, आपको तो नोटिस नहीं है, अगर कहते हैं तो अभी नोटिस आपको दे के अभी आपसे रिसीव करवा लेते हैं। तो मरवत साहब ने कहा नहीं, आप हमें नोटिस दें, हम नोटिस का जवाब देंगे, मैं जा रहा हूँ। असद कैसर साहब के वकील मरवत साहब वहाँ से रवाना हो गए। उसके बाद नाज़रीन ये हुआ, अदालत के सामने जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, जो KP हुकूमत के वकला थे उनकी जानिब से नाज़रीन ये तमाम मामला जो है नाज़रीन वो अदालत के सामने रखा गया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद ये जिस तरीके से पेशावर हाई कोर्ट ने एक ब्लैंकेट ऑर्डर जारी किया कि किसी केस में गिरफ्तार नहीं करेंगे, सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि किसी शख्स पे चोरी का इल्ज़ाम हो, क्या अदालत ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है किसी और केस में आप गिरफ्तार नहीं करेंगे? और फिर वो बंदा जिसको ज़मानत मिले चोरी के केस में, वो बाहर आकर 2 बंदे कत्ल कर दे, तो क्या पुलिस पहले अदालत से इजाज़त लेने जाएगी? 302 का कत्ल, 302 का केस हो गया, कत्ल हो गया है, तो क्या अदालत से इजाज़त लेना पड़ेगी? तो सरकार के वकील ने कहा कि जो क्रिमिनल पूरा सिस्टम है, फौजदारी जो निज़ाम इंसाफ है, वो बिल्कुल जो है वो उसको मतलब एक वो बैठ गया है, वो तलट पलट गया है। गलबन इसी तरह का जो उर्दू का लफ्ज़ है तलट पलट कर देना, मतलब ख़त्म ही कर दिया एक तरीके से, उसमें ऐसा एक नक्श पैदा कर दिया कि जिससे मसाइल आ रहे हैं। तो उस रोज़ जो है सरदार तारिक मसूद साहब के बेंच ने ऑर्डर, तो सरदार तारिक मसूद साहब ने लिखवाया, साथ में मुसर्रत हिलाली साहबा थे, तो इसने ऑर्डर किया और वो जो पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको सस्पेंड कर दिया। अब सरदार तारिक मसूद साहब के हुक्म पर जो उन्होंने दिया, पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर सस्पेंड किया, उसके बाद तो फिर जो हुक्मनामा था उसके बाद तो फिर DG जो एंटी करप्शन थे सवाबी के, उनके पास अख्तियार था, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मतलब सस्पेंड हो गया, फिर गिरफ्तारी हो सकती थी। तो आज जो DG एंटी करप्शन थे वो आए यहाँ पे इस्लामाबाद में, बनीगाला से असद कैसर साहब को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद थाना बनीगाला में मुंतकिल किया गया। अब यहाँ से उन्हें सवाबी की अदालत में कल जो है वो पेश किया जाएगा। तो एक तो नाज़रीन ये खबर होगी गिरफ़्तारी के हवाले से कि गिरफ़्तारी का पस मंज़र मुकम्मल क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आ जाते हैं जो थंबनेल पे तीसरा मैंने लिखा कि नून लीग और तहरीक इंसाफ एक पेज पे आ गई। क़यामत की अलामत है नाज़रीन, PTI और नून लीग एक पेज पे आ जाए। पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद तो पहले भी PTI के साथ हो चुका है, अब भी हो सकता है, 2018 में भी हुआ था, 2018 के इलेक्शन से पहले सेनेट के इंतखाबात में। अब ये PTI और नून लीग एक पेज पे कैसे आई हैं? नाज़रीन जो निगरान हुकूमतें हैं, जो अली ज़फ़र साहब हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनकी तरफ से कहा गया कि निगरान हुकूमतें बनाई गई थी कि ये न्यूट्रल होंगी, साफ शफाफ इंतखाबात कराएंगी, लेकिन ये नाकाम हो गई निगरान हुकूमतें। ये जो नाज़रीन अली ज़फ़र साहब ने बात की, इससे बढ़ के बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब जो कि नून लीग के रहनुमा हैं, इत्तफ़ाक़ की बात है कि एक तरफ बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, दूसरी तरफ बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह हैं, दोनों के नाम में ज़फ़र आता है, एक के शुरू में एक के बाद में। तो ज़फ़रुल्लाह साहब ने कहा कि निगरान हुकूमतें की वजह से तबाही हुई है, यानी कुछ साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, जो मकसद था तबाही हुई है। इन हुकूमतों का ख़ात्मा होना चाहिए और इसके लिए अगर आइनी तरमीम ही करना पड़े तो आइनी तरमीम की जाए। अब आप निगरान हुकूमतों के हवाले से नून लीग का रहनुमा क्या कहता है, PTI का क्या कहता है, इससे पहले काजी फ़ाइज़ साहब ने क्या कहा था ये इंतखाबात के केस में कि ये निगरान हुकूमतें क्यों बनाते हैं, साफ शफाफ इंतखाबात कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, उसको स्ट्रेंथन कर दें। अतर मिनल्ला साहब के भी इसी से मिलते जुलते रिमार्क्स थे। और इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी अदालत में कहा कि बरतानिया में जब इलेक्शन होता है तो उनकी हुकूमत मुंतखब हुकूमत कराती है, लेकिन जैसे इलेक्शन का ऐलान होता है हुकूमत पस मंज़र में चली जाती है और साफ शफाफ इंतखाबात करवाने वाले इदारे इलेक्शन कमीशन जो है अपना रोल अदा करते हैं। लेकिन आज मेरी समझ ये है
कि सिस्टम ठीक होता है, सिस्टम का इस्तेमाल गलत होता है। फ़र्ज़ कर लें कि निगरान हुकूमतें ख़त्म कर दी, मुंतखब हुकूमतें इलेक्शन करवाएंगी, क्या हमारे रवैये इस मयार पे पहुँच गए हैं कि हम बिल्कुल साफ शफाफ इंतखाबात कराएंगे? इसके लिए बड़ा वक्त दरकार होगा, और वक्त के लिए यह है कि एक सिस्टम जो भी आपने बनाना है उसको साफ शफाफ तरीके से चलाएं। इलेक्शन का सिस्टम, जब तरीके को मैकेनिज्म आपका साफ शफाफ होगा तो इलेक्शन भी साफ शफाफ हो जाएंगे। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब को इजाज़त किसके लिए मिली है, किस मामले पे मिली है। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो साइफर केस में अडयाला जेल में हैं, पहले अटक जेल में थे, उन्होंने एक दरख्वास्त दी जो खसूसी अदालत के जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, और दरख्वास्त इस बात पे दी कि मेरी बेटों से दोबारा बात नहीं करवाई गई। वकील हैं शिराज अहमद रांझा साहब, अब तक कामयाब रहे हैं। रांझा साहब अब तक कामयाब रहे हैं। ये जब भी अबुल हसनात जुल्करनैन के पास कोई भी दरख्वास्त लेके गए हैं साइफर केस में, जज साहब ने इनको रिलीफ दिया है, और इनको रिलीफ देने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है। तो आज शिराज रांझा साहब दरख्वास्त लेके गए तो जज साहब ने इजाज़त दे दी कि इमरान खान साहब की बात करवाई जाए उनके बेटे सलमान और कासम से। जेल हुकाम को हुक्म दे दिया। तो ये खुशखबरी है जेल में इमरान खान साहब के लिए बैठे हुए, उन्हें खुशखबरी सुना दी गई कि आप हफ्ते के रोज़ अपने बेटों के साथ बात कर सकेंगे। और साथ में जो दरख्वास्त है कि ये मुस्तकिल बेसिस पे होना चाहिए, इस पे मुतलका हुकाम को अदालत ने नोटिस भी कर दिया है। तो ये पीटीआई के लिए और ख़ास तौर पे खान साहब के लिए, खान साहब के बेटों के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन यहाँ पे याद आ जाता है जो नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं जेल में था, मेरी जब अहलिया बीमार थी तो मेरे बच्चों के साथ मेरी बात नहीं करवाई गई थी कि ताकि मैं उनसे पूछ सकूँ कि मेरी अहलिया की हालत कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है। मेरे ख्याल से इन्हीं चीज़ों से सबक इंसान को हासिल होता है जब खुद पे पड़ती है। एक और ख़बर है नाज़रीन, एजाज चौधरी साहब गिरफ़्तार हैं। उनके बारे में ये भी खबरें आ रही हैं कि वो उनकी तबीयत कोई अच्छी नहीं, लेकिन चूँकि सेनेट का इजलास शुरू हो चुका है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई जिसमें कहा गया है कि सेनेट के इजलास में एजाज चौधरी साहब की हाज़िरी ज़रूरी है, वो अपने हल्के की नुमाइंदगी कर सकें। लेकिन वो गिरफ़्तार हैं तो लिहाजा जो प्रोडक्शन आर्डर हैं वो चेयरमैन सेनेट जारी नहीं कर रहे। तो चेयरमैन सेनेट को हुक्म दिया जाए कि वो सेनेट के इजलास में एजाज चौधरी साहब को बुलाएं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें ताकि वो भी अपने हल्के की वहाँ पे जाके नुमाइंदगी कर सकें। तो हाई कोर्ट में आज ये पटिशन जो है वो दायर की गई है, देखते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन शेर मरवत साहब भी एक पटिशन लेके आए, मरवत साहब के भाई लेके आए शेर वज़र मरवत साहब की ज़मानत के लिए, जो DI खान में शेर वज़र मरवत के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब इस केस में उनको रिलीफ नहीं मिल सका। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने केस की समाअत की और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि आप ज़मानत की दरख्वास्त तो ले आए हैं, प्रोटेक्टिव बेल की, अबूरी ज़मानत की, लेकिन इसमें शेर वज़र मरवत साहब का पावर ऑफ अटार्नी नहीं है। तो पावर ऑफ अटार्नी के ज़रिए कैसे उनकी ज़मानत हम ले लें? ये तो माजी में कभी नहीं हुआ, तो बता दें। तो उस पर जो वकील थे मरवत साहब के, उन्होंने कहा कि हम अथॉरिटी लेटर लगा देते हैं, हमें कोई वक्त दे दें। अदालत ने कहा कि मोहलत नहीं मिल सकती, तरीक़ाकार के मुताबिक आएँ। तो आज 3 नवंबर था, तो कल 4 नवंबर है, तो कल तो मरवत साहब की खुद वापसी हो जाएगी। तो फिर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो हाई कोर्ट में खुद अपनी दरख्वास्त अथॉरिटी लेटर के साथ फाइल करके वहाँ से रिलीफ हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अवैस लगारी साहब हैं, उनके खिलाफ जंगलात की ज़मीन में घपले का मुकदमा था। आज DG खान की अदालत ने, एंटी करप्शन की अदालत ने इस केस में इल्ज़ामात साबित ना होने पर अवैस लगारी साहब को बरी कर दिया है। तो ये नाज़रीन हमारी खबरें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।